नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि इस वक्त जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो चरम पर तनाव पहुंच चुका है, वो एक ऐसे मुहाने पे आ चुका है जहां निश्चित तौर पर अब युद्ध होकर रहेगा। उसकी सबसे बड़ी और कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जिनेवा में जो कल बहुत बड़ी वार्ता चली, लगभग 2 चरणों में, पहले 4 घंटे बात हुई, फिर 2 घंटे बात हुई। उन 6 घंटे की वार्ता में भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है। परमाणु मुद्दे पर, परमाणु बम कहते हैं ना, परमाणु बम बनाने से कैसे इसको रोकें, इसके ऊपर अमेरिका जो है वो ईरान को बिल्कुल भी नहीं झुका पाया है। और जब वहाँ पे जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची जो मौजूद थे, उन्होंने दो टूक कहा है कि आप एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हो, कि ईरान अपने सारे परमाणु प्रोग्राम को सस्पेंड कर दे, क्यों आप कह रहे हो कि हम अपने परमाणु अड्डों को, जिसमें नातांज और फोर्डो हैं, उसको तबाह कर दें। हम अपने हाथ से अपने प्रोग्राम्स को, अपने परमाणु प्रोग्राम को कैसे तबाह कर सकते हैं। इस खबर के पीछे का आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि ईरान जो है उसने ये बता दिया है कि आप बार बार वार्ता मत करिए, एक बार बारूदी मुकाबला भी करके देख लीजिए, आपके पास ताकत है। आपने एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कर रखा है अरब सागर के अंदर, फारस की खाड़ी के अंदर आपने पूरे अपने अड्डे एक्टिव कर रखे हैं। इजराइल से लेके और डिगो गार्जिया तक अमेरिका ने जो अपना पूरा प्रचंड, एक कहते हैं ना, बेड़ा तैयार किया है युद्ध के लिए, वो किस लिए किया है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि 28 दिसंबर से जब प्रदर्शन शुरू हुए थे ईरान में, उसके बाद 12 जनवरी 2026 को जब ट्रंप ने धमकी दी कि हमारे लोग आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं और हम ईरान के लोगों को बचाएंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 12 जनवरी से अब तक ट्रंप जो है वो ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। यहाँ पर मैं आपको 2-3 खबरें पहले मुख्य बता दूं कि मामला चल क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो बयानबाजी जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हकीकत में युद्ध से कौन डर रहा है और युद्ध को करने के लिए कौन बेताब है, जो चाहता है कि ये आर पार जो हो वो फाइनल हो जाए। पहले आप सुनिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है कि मेरी जो डेडलाइन है वो अब 1 मार्च को ख़त्म होगी और उसके बाद हम एक बड़ा फैसला करेंगे। वो अभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने बोला है कि मैं हैरान हूं कि एक पागल शासन का मतलब उनका यह है, जो खामनेई का शासन है वो बहुत ही कट्टर शिया शासन है जिससे वो डरते हैं। और अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ईरान का जो शिया शासन है वो बहुत ही कट्टर है, मौलवियों का है, और वो अगर परमाणु बम बना लेगा तो सबसे भयंकर जो खतरा आएगा वो इजराइल और अमेरिका के ऊपर आएगा। तो इसी को लेकर जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने क्या बोला है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी पागल शासन के हाथ में एक परमाणु बम जाए और उससे पूरी दुनिया को खतरा हो। हम यही चाहते हैं कि हम एक सीमित स्ट्राइक करें, एक टारगेट करके हमला करें ताकि बड़ा युद्ध ना हो और ईरान हमारी बातों को मान ले। लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद जब जिनेवा में स्टीव विटकॉफ और जेड कुशर जो ट्रंप के दामाद हैं और जो ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, जब वो अब्बास अगारची के सामने बैठे तो उनके बीच में 4 घंटे की पहली मीटिंग हुई दिन के वक्त, और उसके बाद शाम को 2 घंटे मीटिंग और हुई। कुल मिलाकर 6 घंटे की मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो ओमान के विदेश मंत्री थे वो वहाँ पर एक तरीके से आपस में उनका मेडिटेशन यानी कि मध्यस्थता कर रहे थे, ताकि जो चीज़ें एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको हम ठीक कर सकें। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अब पता चला है कि उस वार्ता में ईरान ने दो टूक कहा है कि बार बार वार्ता करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये मान लेना चाहिए कि आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे और अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपना परमाणु प्रोग्राम को सस्पेंड कर देंगे या अपने परमाणु अड्डों को तबाह कर देंगे अपने ही हाथों से, तो आप भूल जाइए, हम एक चरम परिस्थिति के लिए तैयार हैं। उनका सीधा सा कहना था कि अगर आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी हम तबाह कर दें, परमाणु अड्डे भी तबाह कर दें, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप 12 जनवरी 2026 से लेकर और अब तक सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, नई नई डेट दे रहे हैं, दिन देते जा रहे हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की 2-3 वजह जो हैं वो पिछले लगभग 60 घंटे के अंदर हमारे सामने आ चुकी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो एक्सियोस है, एक अमेरिकन मीडिया है, उसने एक बहुत बड़ा दावा किया, वो आपको भी पता होगा, उसको मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। उसमें उन्होंने बोला कि जो डैन कैन हैं, वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी के जो मिलिट्री का चीफ होता है, जो पूरा प्रोग्राम बनाता है और ये बताता है ट्रंप को कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारी क्या प्लानिंग होगी, हम कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे। उसने सबसे पहले क्या बोला, बोले सर आप मुझसे वेपन्स के बारे में मत पूछिए कि हम कहाँ से अटैक करेंगे, कैसा अटैक करेंगे। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हमने ईरान के ऊपर सीमित हमला किया, बोल रहे हैं ना कि बार बार सीमित हमला करेंगे, छोटा हमला करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका
हो सकता है हफ्तों, महीनों या 1-2 साल के लिए बुरी तरीके से फंस जाए और एक ऐसे युद्ध में फंस जाए जिसमें हमको भारी खर्च करना पड़ेगा, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता होगा कि इस समय मिडिल ईस्ट में यानी कि पश्चिमी एशिया में जो अड्डे हैं अमेरिका के, उन पर कुल मिलाकर लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में अमेरिकन सैनिक मौजूद हैं। और इसी की वजह से जो अमेरिका है वो घबराया हुआ है कि ईरान की सारी मिसाइलें, जो लगभग 19 या 20 तरीके की जो उसकी मिसाइलें हैं, जिसमें हाइपरसोनिक है, बैलिस्टिक है, क्रूज़ है, इस तरीके की जो मिसाइलें हैं वो लगभग 90% ऐसी हैं जो वहाँ के अड्डों पर सीधा अटैक करेंगे, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की तरफ से जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं सैटेलाइट की, जो मोसाद ने और CIA ने अपनी अपनी सरकारों को बताया है, वो भी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला क्यों है? उसमें यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने 100 मिसाइल लॉन्चर्स को बाहर निकाल लिया है। 100 मिसाइल लॉन्चर्स को अगर पहाड़ी जाग्रोस के जो पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, उसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, लगभग 96 अड्डे हैं, मिसाइल सिटी बोलते हैं, मिसाइल अड्डे होते हैं, वहां पे ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 100 मिसाइल लॉन्चर्स को एक साथ बाहर निकाल लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान ने अब तैयारी कर ली है। लॉन्चर्स कब निकाले जाते हैं? जब आपको आखिरी वक्त में मिसाइल को दागना होता है या हिट करना होता है अपने दुश्मन के ऊपर। तो ईरान ने इसकी तैयारियां कर दी हैं, उसका सैटेलाइट पर एक सबूत आ गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नतांज और फोर्डो और इस्फान, ये जो 3 परमाणु अड्डे ईरान के हैं, उसको सबसे पहले टारगेट करने की सूचना ईरान के पास आ चुकी है कि सबसे पहले अमेरिका और इजराइल मिलकर अगर अटैक करेंगे तो नतांज और फोर्डो और इस्फान, इन 3 जगह पे अटैक कर सकते हैं। इसके बारे में एक बड़ी खुफिया जानकारी निकल के आई है जो हैरान करने वाली है कि ईरान ने उसी जाग्रोस की पहाड़ी के अंदर एक ऐसा नया परमाणु अड्डा बनाना शुरू कर दिया है जिसकी गहराई 100 से 150 मीटर हो सकती है। ये सैटेलाइट का आंकलन है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कितना है, लेकिन हम आपको फिर बता दें कि ऐसी पहले ही भी खबरें आ चुकी हैं जिसकी वजह से ट्रंप ने अब तक हमला नहीं किया है। उसमें उनको बिल्कुल 2 टूक बताया गया है कि अगर आप सोचते हैं कि डियो गार्जिया से B-2 बम वर्षक उड़ेंगे, उसके अंदर 13 हज़ार किलो के बम जो हैं वो गिरेंगे आके, जो GV-57 होंगे और वो एक धमाका करेंगे नतांज और फोर्डो में और सब कुछ तबाह होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्होंने नतांज और फोर्डो की जो गहराई है वो 500 मीटर तक पहुंचा दी है। और आपका जो बम है उसका अगर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट भी मान लोगे सीरीज़ के रूप में भी, तब भी आप 200 से 250 मीटर से ज़्यादा अंदर जा ही नहीं पाओगे। तो अगर 500 मीटर में है, यानी कि आधा किलोमीटर अगर गहराई में उसने अड्डे बना दिए हैं ईरान ने, तो अमेरिका तो वैसे ही कहते हैं ना किसी काम का नहीं रह जाएगा उसका बम। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अमेरिका चाहता है कि मैं एक ऐसा हमला करूं जिसमें मेरा एक भी सैनिक ना मरे, एक भी सैनिक ना मरे, और मैं ईरान की पूरे खामनेई शासन को साफ कर दूं, उसके IRGC के जितने भी कमांडर हैं उन सबको मार दूं। ये जो सपना देखा है ना ट्रंप ने, 80 साल के जो ट्रंप हैं, उन्होंने जो बुढ़ापे में एक सपना देखा ना कि मैं सबसे तगड़ा युद्ध करके और ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और 2003 के बाद का सबसे बड़ा जमावड़ा अमेरिका की तरफ से इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनाया हुआ है। तो ये जो उनका मंसूबा है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो विरोध सामने आया है उसमें आपको बता दूं, मैंने भी बताया था कि डैन कैन जो जनरल हैं अमेरिका की फ़ौजों को के बारे में, जिन्होंने पूरा अपना वॉर प्लान बताया है ट्रंप को, उन्होंने बोला है कि हमको ये युद्ध बहुत भारी पड़ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ईरान के जो कमांडर्स हैं और खामनेई के बारे में जो बताया गया, जो प्लानिंग बनाई है, वो बड़ा कहते हैं ना आत्मघाती टाइप की पूरी प्लानिंग है। आत्मघाती क्यों है? खामनेई ने पहले से ही बता दिया है कि अगर मुझे मार दिया जाता है तो याद रखिएगा, लारिजानी जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वार्ताओं में बहुत आगे भी रहते हैं, वो IRGC से जुड़े हुए रहे हैं, तो लारिजानी के बारे में बोला जा रहा है कि अगर खामनेई को चोट आती है या वो मारे जाते हैं तो लारिजानी कमांड ले लेंगे तुरंत ईरान की। इसी तरीके से क्या किया है, एक पूरी सीरीज़ बनाई गई है ईरान में कमांडर्स की। अगर कमांडर A मारा जाएगा तो उसके अंडर में नीचे B, C, D, E 4 कमांडर पहले से तैयार हैं कि अगर ये मारे जाएंगे तो ये कमांडर्स उसको लेंगे। उसके नीचे पूरी एक सीरीज़ इस तरीके से बनाई गई है कि हमको पता है कि हम मारे जाएंगे, लेकिन हम युद्ध करेंगे इसलिए ताकि हम अमेरिका को दिखा सकें कि अगर ईरान को आप गलत तरीके से दबाओगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर देखा जाए तो पेपर पर ईरान जो है वो अमेरिका के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। आप बताइए, जिस ईरान को 2-2 विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर ने घेर रखा हो, जिसमें अब्राहम लिंकन है, जेराल्ड आर फोर्ड है, और जो दुनिया के सबसे खतरनाक, आधुनिक
और भारी भरकम युद्धपोत हैं जिनका खुद का वजन अगर जोड़ा जाए तो वही 2 लाख टन से ज़्यादा का है, और अगर दोनों का हथियारों के साथ वजन जोड़ दिया जाए तो लगभग 2.5 लाख टन तक ये वजन पहुंच सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 20 के करीब युद्धपोत चारों तरफ से ईरान को घेरे खड़े हैं, उस पर मिसाइलें दागने को तैयार हैं, टॉम हॉक मिसाइलों को लॉक कर रखा है। लेकिन हैरानी की बात है, ईरान ने इतना भीषण दबाव इतनी आसानी से झेल कर दिखाया है जिसने दुनिया को तंग किया है, और ट्रंप की पोल पट्टी खुद उनके दूत ने खोली है। अब इसको हम पोल पट्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोल पट्टी आम तौर पे आम जनता के लिए वो पोल पट्टी है, लेकिन हकीकत में अमेरिका ने ये भी दिखाने की कोशिश की है ईरान को कि देखिए हम आपके बहादुरी को, ताकत को समझ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बयान दे रहे हैं। बयान किसने दिया? बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बड़ा आसानी से बताया कि ट्रंप इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है कि हमने इतना मैसिव प्रेशर बनाया है, हथियारों से, दबाव से, हर तरीके से घेराबंदी की है, उसके बाद भी ईरान झुक नहीं रहा है, उसके बाद भी ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है, उसके बाद भी ईरान एक भी शर्त उनकी मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने शर्तें भी क्या रखी है? इन्होंने शर्त रखी है कि ईरान को अपने सभी परमाणु प्रोग्राम सस्पेंड करने होंगे। ईरान जो यूरेनियम का संवर्धन करता है उसको जीरो कर देगा, कभी संवर्धन ही नहीं करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो अमेरिका तक हिट कर सकती है, ये ट्रंप ने बोला है। अभी 2 दिन पहले बोला है ट्रंप ने कि मेरे पास ऐसी खबर है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को इस तरीके से डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है कि वो डायरेक्ट अमेरिका यानी कि वाशिंगटन को हिट कर सकती हैं, न्यूयॉर्क को हिट कर सकती हैं बड़ी आसानी से। ये ट्रंप ने अपनी संसद में सबके सामने बयान दिया है, और इसको सुनकर ईरान हंस रहा है कि यार गजब हाल है, तुम हम पर अटैक करना चाह रहे हो, अपना डर हमको बता रहे हो, गजब हाल है, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें डराएं भी ना और हम अपनी सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में कर दें, तो कैसे कर देंगे? ये संभव ही नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इजराइल ने अमेरिका के ऊपर पूरा दबाव बनाया है कि ईरान को अपना ड्रोन है उसके, आपको पता ही है वर्ल्ड में सबसे अच्छे जो ड्रोन माने जा रहे हैं वो इस समय ईरान के माने जा रहे हैं। खास तौर से जो शाहिद की सीरीज़ है ईरान के पास, शाहिद ड्रोन की जो सीरीज़ है, या कई है, मुहाजिर 10 है, इस तरीके के जो ड्रोन हैं वो कमाल का काम करके रशिया यूक्रेन युद्ध में दिखा चुके हैं। तो उसका इजराइल का ये कहना है अमेरिका से कि आप एक काम करिए कि इनके ड्रोन को भी बंद कराइए, क्योंकि इनके ड्रोन भी हम पे आके अटैक करेंगे। ये जो बयान आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि ईरान ने मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है वो एक तरीके से जीतता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए वो अच्छे तरीके से जान चुका है, चाहे पूरे यूरोप के 27 देश हों, चाहे पूरा अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, इन सब का प्रेशर अकेले ईरान अपने बलबूते झेल रहा है। उसको अगर मदद मिल रही है तो चीन और रूस से मिल रही है। किस तरीके की मिल रही है वो आपको भी पता है। उसको सैटेलाइट और खुफिया जानकारियां दी जा रही हैं कि भाई किस तरीके का डिप्लॉयमेंट अमेरिका की सेना कहाँ किस तरीके से कर रही है, कब तक उसके ऊपर हमला हो सकता है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि चीन और रशिया ने कुछ इस तरीके से प्रोग्राम पूरा सेट कर लिया है, जिसमें से एक चीन का जो युद्धपोत है, युद्धपोत क्या है, वो सर्विलांस युद्धपोत बोलेंगे, वो एक ऐसा जहाज है जो खुफिया उपकरणों से भरा पड़ा है। उसके अंदर ऐसे ऐसे उपकरण और ऐसे ऐसे घातक खुफिया उपकरण हैं जो पल पल की खबर ईरान तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला होगा या उसको लॉक किया जा रहा होगा। आप याद रखिएगा, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से किसी टारगेट को लॉक किया जाता है तो उसका एक सिग्नेचर बनता है। उस सिग्नेचर को जो पकड़ लेता है वही माहिर होता है, और इस चीज़ में माहिर है चीन और रशिया। इसीलिए उन्होंने अपने सारे सैटेलाइट जो समंदर के अंदर युद्धपोत हैं सर्विलांस वाले, जो जिन्हें जासूसी जहाज बोलना चाहिए, उन सब ने इन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। और अगर ईरान पर अटैक होने वाला होगा तो उससे कम से कम नहीं होगा तो 8 से 10 मिनट पहले वो ईरान को अलर्ट कर देंगे कि अब तुम्हारे ऊपर अटैक होने जा रहा है, अब तुम्हारी तरफ F-22 या F-35 या B-2 बमबरशक तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। लोग तो ये दावा करते हैं कि B-2 को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं कि जो चीन का ये खुफिया सैटेलाइट है वो B-2 बमबरशक को पकड़ सकता है आसानी से और उसकी सूचना ईरान को दे सकता है। तो ऐसे में कहना चाहिए कि अगर ईरान के साथ कोई चट्टान बन के इस वक्त खड़ा है तो वो हैं रूस और चीन, और इसी का फ़ायदा जो है वो आप ईरान को देख सकते हैं। और अमेरिका को यही डर है कि जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर रशिया फंसा हुआ है, लगभग 4 साल की युद्ध खत्म हो चुका है, 5वां साल चालू हो चुका है, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि समंदर में मैं ही फंस के रह जाऊँ, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका बुरी तरीके से बर्बाद होगा। देखिए रशिया में जो है वो लोकतंत्र
है नहीं, उसको ये नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा लोकतांत्रिक सही तरीके से वहाँ इलेक्शन होते हैं या बहुत ही सटीक तरीके से वहाँ की शासन प्रणाली है, क्योंकि 2035 तक तो पुतिन ही रहेंगे राष्ट्रपति, तो वहाँ तो कोई डर ही नहीं है। लेकिन ट्रंप के संग बड़ी दिक्कत है। ट्रंप अगर 1 महीना भी खिंच गया युद्ध, या उनके कुछ सैनिक ज़्यादा मार दिए गए, या किसी युद्ध पोत को भारी नुकसान पहुँच गया, तो आप ये मान के चलिए कि ट्रंप का जो बना बनाया खेल था ना, पूरी तरीके से चौपट और बर्बाद हो जाएगा। और ट्रंप ने अपनी इमेज को वैसे भी बना रखा है कि अगर ट्रंप बर्बाद होते हैं या अमेरिका को चोट पहुंचती है, नुकसान पहुंचती है, तो आधी दुनिया बहुत खुश होगी ट्रंप की तबाही देखकर। ये आप मान के चलिए, ये जज्बात इस समय दुनिया में बन चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ जज्बात इस वक्त जो हैं वो टैरिफ वॉर के चक्कर में बन चुके हैं। लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर से लगभग दुनिया के 80 देशों को तड़पा के रख दिया है बुरी तरीके से। एक ऑर्डर निकलता नहीं है तब तक तो नया ऑर्डर आ जाता है। तो ये जो ट्रंप का जो तानाशाही रवैया था, उसके ऊपर अगर कोई रोक लगाने वाला दिखाई दे रहा है तो वो खामनेई का चेहरा दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, खामनेई ने क्या बोला कि मानते हैं कि आपके जो अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत या जेराल्ड आर फोर्ड जैसे युद्धपोत वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं और हम उनकी ताकत को जानते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि ईरान के पास ऐसे हथियार और ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो आपके इन बड़े बड़े विमान वाहक पोतों को समुद्र की तलहटी में यानी कि तली में पहुंचा देंगी और उनको तोड़ देंगी। एक कमांडर ने क्या बोला है, आईआरसी के कमांडर हैं मोहम्मद रज़ा नकदी, उन्होंने क्या बोला है, मोहम्मद रज़ा नकदी ने बोला है कि अगर अमेरिका 12 युद्धपोत भी ले आए, कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले आए, तब भी वो ईरान को हिला नहीं पाएगा, हरा नहीं पाएगा। एक कमांडर और हैं आईआरजीसी के, उन्होंने क्या बोला है कि याद रखिए कि ईरान जो युद्ध करने जा रहा है वो बचने के लिए नहीं कर रहा है, वो आपको मारने के लिए करने जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि भले ही आप हमारे 4 लोग मार दें, हम फिर भी आपका एक आदमी मारेंगे। और अगर ये रेशियो लंबे वक्त तक खिंचा तो अमेरिका इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि 2 दिन पहले खबरें भी आई थी कि जेराल्ड जो आर फोर्ड उनका युद्ध जो विमान वाहक पोत है उसका टॉयलेट जाम हो गया, वैक्यूम उसके ख़राब हो गए, उसके पाइप का सिस्टम इतना टेक्निकल था कि उसके अंदर लोगों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ा। और ये जो खबरें आती हैं ना, ये मोराल गिरा रही हैं अमेरिका का, अमेरिकी सैनिकों का। अगर वहाँ का टॉप जनरल जो डैन कैन है वो ये आके बोले कि युद्ध बड़ा खर्चीला होगा, बहुत ही लंबा हो सकता है, आप ऐसा मत सोचिए कि आप एक पटाखा फोड़ कर आओगे ईरान पर, उसके बाद वो कोई कुछ नहीं करेगा। ईरान अच्छे तरीके से अटैक करेगा। और अभी की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान हो सकता है कि पहले ही हमला कर दे। और इसीलिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या बोला कि ईरान भूल कर भी हम पर हमला ना करे। यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये इनपुट मिला है कि ऐसा ना हो कि हम यही मान के चल रहे हैं कि भाई हम ही हमला करेंगे तभी ईरान करेगा। ऐसा नहीं है। ईरान को अगर ज़रा भी लगा कि ये रात में या कल सुबह या कभी किसी वक्त भी हमारे ऊपर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका हमला करने से पहले कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले ईरान ही हमला कर दे। और इसकी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से पूरे ईरान के अंदर हो चुकी हैं। और इसीलिए ईरान जो है वो अपने परमाणु प्रोग्राम्स को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा है। इसीलिए फोर्डो और नातांज का और इस्फान का दौरा नहीं करने दिया है। आपको बताएं, IAEA के जो चीफ हैं उनका नाम है राफेल ग्रॉसी। राफेल ग्रॉसी ने बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जब जून 2025 में युद्ध हुआ था तब उसके बाद मैंने बहुत सी जगहों का दौरा किया था ईरान में। उस वक्त मैंने जो कंडीशन देखी थी ईरान के परमाणु अड्डों की वो काफ़ी तहस नहस थी। लेकिन वो कह रहे हैं मैं हैरान हूँ कि मुश्किल से 8-9 महीने के अंदर ईरान ने सारा रिकवर कर लिया है। उसने क्या किया कि नातांज और फोर्डो इनको अच्छे से कंक्रीट से ढका है, एक खास तरीके की मिट्टी से ढक दिया है और उसके ऊपर इतनी मोटी कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं जिस पर अमेरिका के बम असर नहीं करेंगे। तो अब अमेरिका क्या है, अमेरिका के सामने ये दिक्कत है कि चलिए मैंने अगर हमला किया तो मुझे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट जो है वो कोई भी जनरल उसके ऊपर ये दावे से कह ही नहीं पा रहा है कि अरे ट्रंप सर आप चिंता मत करिए, अमेरिका जीतेगा और अमेरिका इतने घंटे के अंदर या एक हफ्ते के अंदर या इतने दिनों के अंदर ईरान को हरा देगा या उसको तबाह कर देगा। कोई भी जनरल बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि भैया ट्रंप जो है वो बड़ बोल रहा है, 2 साल के बाद चला जाएगा, अमेरिका की भद्द पिटेगी, उस भद्द पिटने में हम अपना इतिहास में नाम नहीं लिखवाएंगे। ऐसे जनरल हैं अमेरिका में जो ये मान के चल रहे हैं कि ट्रंप अपनी बेकार की जिद की वजह से एक ऐसा युद्ध क्रिएट करने जा रहे हैं जो अमेरिका की तबाही का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और हो सकता है कि जितना अभी अरबों खरबों डॉलर उन्होंने टैरिफ वॉर से कमाया है उससे 10 गुना उनको इस युद्ध में खर्च करना पड़ जाए। और ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है इसीलिए वो बार बार अपने दाएं और बाएं के जनरलों को देखते हैं कि भैया बताओ कि अटैक करना चाहिए या नहीं। कोई भी जनरल उनके चेहरे को देखकर ये नहीं बोलता कि सर नहीं हम लोग हमला कर देंगे। लेकिन हाँ, ट्रंप जरूर बोलते हैं कि हम इस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत लेंगे।
लेकिन इतना तय है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो आपको अच्छे से पता है कि 300 किलोमीटर से लेके और 3000 किलोमीटर तक की मार करने वाली हर तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है। और यहाँ पे जो 2-3 इनके शहर हैं, जो आपको पता है कि जो करमानशाह प्रांत है वो ईरान का सबसे बड़ा प्रांत है। और ऐसे दावे किए जाते हैं कि जो 100 मिसाइल अड्डे हैं उसमें से बहुत बड़ी संख्या इसी प्रांत के अंदर है। और ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि जून 2025 के बाद जब युद्ध 12 दिन का ख़त्म हुआ, ईरान की बहुत ज़बरदस्त पिटाई लगी, नो डाउट, लेकिन ईरान ने जो 17 जून से लेके और 24 जून 2025 तक जो इजराइल पे अटैक करके दिखाया, उसने क्या किया, पूरी अमेरिका और इजराइल की पोल पट्टी खोल के रख दी। उनके कहाँ गए डिफेंस, कहाँ चले गए वो सारे मोसाद और उनके जासूसी उपकरण या जासूस, जो यही नहीं ट्रैक कर पाए कि ईरान ने कौन सी मिसाइल कहाँ से दाग दी। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान जो है वो मानसिक रूप से जंग के लिए तैयार हो चुका है। और हकीकत में क्या है कि ट्रंप अभी भी बिजनेस के मूड में है, वो बारूदी हमला करने से बच रहे हैं। और इसीलिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ईरान का परमाणु बम का जो मिशन है वो मजबूत हो रहा है। और इसीलिए ट्रंप के जो विशेष दूत हैं, उन्होंने अभी 3 दिन पहले बोला कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमने ईरान को इस वक्त नहीं रोका तो हो सकता है अगले 1 हफ्ते के अंदर ईरान एक ऐसा परमाणु बम या एक ऐसा यूरेनियम बम या एक ऐसा औद्योगिक बम बना ले जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और हमें इसको रोकना होगा। तो स्टीव विटकॉफ जिस तरीके से अब्बास अगारची जो विदेश मंत्री ईरान के उनसे मिलते हैं, तो उनके हाव भाव से, उनके इंटेंशन से वो समझ गए हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं है। और इसीलिए जेडी वेंस ने बोला है कि अगर पागल शासन के हाथ में परमाणु बम आ जाएगा तो हम सब की तबाही तय है। और इसीलिए इजराइल ईरान के पास अब एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हम हमला कब करें। तो अब हमको देखना होगा कि 1 मार्च के बाद, क्या 1 मार्च को हमला होता है या 1 मार्च के बाद होता है, क्योंकि ऐसे भी खबरें हैं कि जिन्हें 3 राउंड की वार्ताएं फेल हो चुकी हैं। अब चौथे राउंड की वार्ता हो सकता है वियना में मंडे या क्या कहते हैं मंगलवार को हो जाए या सोमवार को हो जाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वार्ता के लिए बैकुल कौन है, वो है ट्रंप। और जंग के लिए उतावला कौन है, वो है ईरान। ईरान को अच्छे से पता है कि अगर हमने इस वक्त इसको सही से चोट पहुंचा दी तो इसकी सारी धमक खत्म हो जाएगी। और मिडिल ईस्ट में जितने भी बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं, उसमें आपको पता ही कि कतर और यूएई ने सीधा बोला है कि याद रखिए, हम अपना एयर स्पेस, अपनी ज़मीन आपको ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देंगे। और यही बात को जनरल डैन कैन ने बोला कि जब हमारे दोस्त हमारा साथ देने को तैयार नहीं है युद्ध के मैदान में, उनके दरवाजे से और ईरान तक पहुंचने में जहां हमको मुश्किल से कुछ मिनट लगेंगे, अगर उसी हमले को हम 2000 किलोमीटर से या 1500 किलोमीटर से करेंगे तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ेगा, हमारी मारने की क्षमता कम हो जाएगी। इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं ट्रंप को कि युद्ध करने से पहले अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप अमेरिका को कहां ले जाना चाहते हैं। अगर लंबा युद्ध हुआ तो अमेरिका की बर्बादी तय है। ईरान तो बर्बाद है, ईरान को तो आपने हर तरीके से बर्बाद किया है, आर्थिक रूप से आपने उसको कमज़ोर कर दिया है। आपको पता है रियाल की कीमत हम लोग पहले भी पता कर चुके हैं कि $1 में 14 लाख जो रियाल है वहाँ तक की उसकी करेंसी की जो कीमत है वो पहुँच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के लिए सबसे बढ़िया सिचुएशन ये रहेगी कि अगर ट्रंप से युद्ध होगा तो पूरा ईरान फिर से एकजुट हो जाएगा। जो अभी तेहरान की यूनिवर्सिटियों में फिर से प्रदर्शन शुरू हुए हैं उस पर भी लगाम लग जाएगी। और फिर जब राष्ट्र की भावना आती है तो सारी गुटबाजियां बंद हो जाती हैं, सब एक हो जाते हैं। और 86 साल के खामनेई अगर आके अपने मंच से खड़े होकर बोलेंगे कि ये वक्त हमें आपस में लड़ने का नहीं है, प्रदर्शन करने का नहीं है, हमें ईरान को बचाना है, दुश्मन से बचाना है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ईरान की खामनी के पीछे पूरा ईरान एकजुट रहेगा। और जो ट्रंप का सपना है कि 47 साल से जो खामनी का शासन चला आ रहा है उसको मैं ख़त्म कर दूं, तो आप ये मान के चलिए कि ट्रंप के बूते की बात नहीं रह गई है। अब उन्होंने खामनी को एक बहुत ही मजबूत नेता के रूप में सामने कर दिया है। एक ईरान को ऐसा कहते हैं ना जिद्दी और लड़ाकू देश बनाने के लिए की छवि बना दी है जो अब ईरान के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और इसीलिए एक हौसले वाले देश के लिए हर कोई सहायता करता है और रशिया और चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनको भी समझ में आ गया है कि ईरान जो है वो अपने दम पे लड़ने को तैयार है। हम भले ही उसको कुछ हथियार दे रहे हों, कुछ जासूसी जानकारियां दे रही हों, लेकिन ईरान जो है वो उसने अपना दमखम दिखा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि 1 मार्च को हमला ही ना हो और हो सकता है कि ईरान पहले हमला कर दे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए ईरान के IRGC के कमांडर ने बोला है
कि याद रखिए कि जो लोहे के टुकड़े तुम्हारे तैरते हुए अरब के सागर में घूम रहे हैं, ये बहुत जल्द जमीन समंदर की तलहटी में मिला जो होगा वहाँ पे दिखाई देंगे। और आप हैरान रह जाएंगे IRGC के उन कमांडर्स की सीरीज़ को देखकर जो मरने के बाद, जो लड़ाई लड़ने से पहले अपने पीछे की एक सीरीज़ बनाए हुए हैं कि अगर मैं शहीद होता हूँ या मारा जाता हूँ तो आपको आगे क्या करना है। अब जो भी आगे का बड़ा अपडेट होगा वो मैं आपको खुलकर पूरा बताऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रंप बड़ा हमला करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। हालांकि इतनी खबर जरूर है कि दक्षिणी इजराइल में F-22 रैप्टर जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर आ चुके हैं और ऐसा दावा है कि शायद F-22 इस बार लीड करेगा ईरान पर हमला करने के लिए। अब देखते हैं कि F-22 रैप्टर ईरान के ऊपर काल बन के साबित होगा या ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए कयामत बनता है। जो भी नया अपडेट होगा वो मैं आपको जल्द बताऊंगा। नमस्कार।